अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो पिछला लेक्चर जो हमारा प्रोबेबिलिटी का था वो बेसिक प्रोबेबिलिटी थी। तो आज का जो लेक्चर है वो उसके मज़ीद रूल्स हम देखेंगे जो कि नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है। तो पहला रूल जो है रूल्स ऑफ एडिशन है। ठीक है, देयर आर टू रूल्स ऑफ एडिशन। ठीक है, इन्हें आप याद रखेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है guys? इन दो नामों से आपने इनको याद रखना है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से। सिंपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, क्योंकि अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात हो रही है तो आप देख सकते हैं ये दो इवेंट हैं आपके पास, दिस इज ए और दिस इज बी। इन दोनों के अंदर कोई भी चीज़ जो है मुश्तरका नहीं है, कॉमन नहीं है, एक जैसी नहीं है, तो ये आपके पास इवेंट कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और आप देख रहे हैं कि ये जो है ना आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, यानी इनके अंदर कोई ना कोई चीज़ कॉमन है, जिसे ए एंड बी भी कहते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेटली इसके अंदर एक से ज़्यादा इवेंट होंगे, इस वजह से हम इसे म्यूचुअली कह रहे हैं। एक्सक्लूसिव यानी इवेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, एक का दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है दोनों के बिटवीन। और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन हो देखने को मिल जाएगा आपको। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस जो भी कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। ओके, so guys, two dice are roll once, what is the probability of getting a total 7 और 11? देखिए इसके अंदर आपको क्लियरली वर्ड भी नज़र आ रहा है 7 और 11। ठीक है, सो आप ए कह सकते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ 7, लेट बी बी एन इवेंट गेटिंग 11। सही है। सो टोटल यानी सम करना है आपने। 7 कब कब हो सकता है, देखें 7 इस पर हो सकता है। ये आपके पास जब भी टू डाइस रोल होंगे तो आपके पास जो सैंपल स्पेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये सैंपल स्पेस आपके पास। ठीक है, सो अगर आप टोटल आउटकम देखें तो एन एस वो आपके पास हो जाएगा 36। पिछले लेक्चर में आप लोगों की इसके अंदर प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, सो फेवरेबल आउटकम्स यानी इवेंट ए जो है, अब बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इवेंट ए कब कब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है जब आपके पास एक डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे डाइस पे 6 आ जाए। इसी तरह एक डाइस के ऊपर आपके पास 2 आ जाए, दूसरे के ऊपर आपके पास 5 आ जाए। इसी तरह एक डाइस के ऊपर आपके पास 3 आ जाए, दूसरे के ऊपर 4 आ जाए, तो आपके पास टोटल क्या होगा, 7 होगा। सो मैं एक लाइन बना लेता हूँ, ये देखें, सारे लिख लेते हैं। 4 3 5 2 6 1, यानी जब डाइस के ऊपर ये नंबर्स आएंगे तो उनका टोटल क्या होगा, 7 होगा। तो सिंपल यानी आपके पास क्या हो गया है, 6 मेंबर हैं सेट ए के अंदर। इसी तरह इवेंट बी देख लेते हैं, 11 कब कब आएगा, इवेंट बी जो है आपके पास 11 कब कब आएगा, 6 और 5 11, और 5 और 6 11। तो 5,6, अगर डाइस के ऊपर एक डाइस पे 5 दूसरे पे 6 आ जाए, या एक पे 6 दूसरे पे 5 आ जाए, तो इनका टोटल भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो एन बी फेवरेबल आउटकम्स बी के जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इनका 7 और 11 की, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे भी लिखना चाहें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन
बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 यूनियन 11, जो भी चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। सो लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक ये आपके पास हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के अंदर आप देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, अगर कॉमन होती तो फिर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेता, नॉट एक्सक्लूसिव का, ठीक है। बट इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 जो कि आपके पास है फेवरेबल आउटकम, ओके। सो ये हो गया एन 7 एन प्लस एन 11 डिवाइडेड बाय एन एस। सो ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी थी और ये आपके पास 11 आने की इवेंट्स हैं। तो 7 आने के इवेंट्स कितने हो गए आपके पास, ये आपके पास हो गया है 6/36 प्लस 2/36, तो ये आपके पास हो गया 8/36। कैसे इसको कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिएगा, वरना ये भी ठीक है। तो our card is drawn from a full pack, find the probability that is a king, देखिए, और a coin, ठीक है। सो करते हैं क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किंग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो सबसे पहले तो एन हम सैम्पल स्पेस लिखा करें, सैम्पल स्पेस क्या है आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। एन ए, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ किंग, लेट बी बी एन इवेंट गेटिंग अ क्वीन। सो किंग आने के चांसेस 4 हैं, और अगर बी कह दूं मैं से, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, किंग कह देते हैं और इसे क्वीन कह देते हैं। क्वीन आने के चांसेस भी 4 हैं, क्योंकि 4 ही कार्ड आपके पास होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और क्वीन, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, दिस इज 4/52 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, तो ये आपके पास हो जाएगा 8/52। So a dice is tossed only once. What is the probability that either a number is less than 5 or an even number's occurrence on a dice? ठीक है गाइस, अगेन कीवर्ड आपने देख लिया है, और आ रहा है, so here, okay, so let a be the event getting a number less than 5। so event अगर, so सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखें, क्या क्या आ सकते हैं, अगर एक डाइस रोल हो वन आ सकते हैं, 2 3 4 5 6, ये आ सकते हैं। सो एन एस आपके पास क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। सो ए, इवेंट ए जो है वो लेस देन 5 है, तो उसका मतलब 1 आ सकता है, 2 3 4, ठीक है। और इवेंट बी, लेट बी आई इवेंट एन इवेंट आर गेटिंग इवन नंबर 2 4 6, ठीक है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 ए में भी है, 4 बी में भी है, तो इसका मतलब ये होगा ये इवेंट जो हो गए आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर हो जाते हैं तो फिर आप जो फार्मूला लगाते हैं वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कह लें, या ए यूनियन बी कह लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो पहले मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी लिख लेता हूँ। सो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा +2, 4 हो जाएगा। सो फेवरेबल आउटकम ऑफ ए आपके पास क्या, फेवरेबल आउटकम ऑफ बी आपके पास बल्कि एन 4 है, दिस इज 4, दिस इज 3 और एन 1 2, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी के सेट के अंदर मेंबर्स की तादाद 2 है, ठीक है। जस्ट अब हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी
4/6 फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी, 3/6 माइनस, ओके, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6। So this is equals to 7/6 minus 2/6, which is equals to 5/6. Okay, a class contains 16 boys, 10 girls, which half of the boys and half of the girls are fat. Find the probability that the student chosen at random is a boy or a fat student. Okay, so सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं इसका। 16 बॉयज़ हैं, ठीक है, तो 16 बॉयज़ हैं तो फिर बॉयज़ को बी से लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8, सही है। और उसमें हाफ जो है फैट है और हाफ फैट नहीं है, सो फैट स्टूडेंट्स को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। गर्ल्स पे आ जाते हैं, 10 गर्ल्स हैं, 5 जो हैं आपके पास फैट हैं, तो फिर फैट स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कैपिटल से लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास सैम्पल स्पेस में 26 स्टूडेंट्स आ गए हैं, ठीक है। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अब वाई और अब फैट स्टूडेंट्स। सो लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ बॉय। सो इवेंट ए के अंदर आपके पास बी 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 बॉयज आ गए हैं, 6 7 8। इवेंट बी के अंदर फैट स्टूडेंट्स, सो फैट स्टूडेंट्स में तो डेफिनेटली बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, 8 हो गए, ठीक है, सब मैंने ठीक से बना लिया है, ठीक है। सो एंड ए आपके पास कितने होगा, 16, और एंड बी आपके पास 8 और 5 13। तो अब ये गैस एक्सक्लूसिव है या फिर नॉट एक्सक्लूसिव है, डेफिनेटली आप लोगों ने देख लिया होगा कि नॉट एक्सक्लूसिव है, क्योंकि देखें ये जो है आपके पास कॉमन है, तो नॉट एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब मुझे ए इंटरसेक्शन बी भी लिखना पड़ेगा। तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, बॉयज 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 बॉयज, ये ए और बी के अंदर कॉमन है, ठीक है। सो एंड इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास हो गया है 8। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कर लें या ए और बी कर लें, जो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गई आपके पास, 16/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स 13/26, और इन दोनों में जो कॉमन था वो था 8/26। तो 26 ये आपके पास हो जाएगा 8 और 13 21। तो वैसे ही आपके पास आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। Okay, a student applies for admissions to a college A and B, ठीक है, स्टूडेंट्स ने कॉलेज ए में और बी में दोनों में अप्लाई किया, ठीक है। एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग
एडमिटेड टू ए इज 0.7, साथ साथ लिखते रहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे गिवन है 0.7 है। कॉलेज ए में एडमिशन की प्रोबेबिलिटी 0.7 है। प्रोबेबिलिटी कॉलेज बी के अंदर एडमिशन की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एडमिटेड टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वो 0.4 है। डेफिनेटली आपको प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी गिवन, तो ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का ही केस बनता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल एडमिटेड टू एटलीस्ट वन ऑफ द कॉलेज? डेफिनेटली आप किसी एक के अंदर हो जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, ए में हो जाए, बी में हो जाए, या फिर दोनों में हो जाए, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। So this is 0.7 plus 0.5 minus 0.4। तो गाइस को कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग खुद से, जो भी आंसर आए। जिस तरह से आपने एडिशन रूल देखा है, ठीक है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन रूल भी होता है, ठीक है। अब ये कब यूज़ करते हैं हम? जब वहाँ पे हमने देखा था जब इवेंट्स क्या हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, ठीक है, तब हम उसके अंदर रूल ऑफ एडिशन यूज़ करते हैं। बट जब इवेंट्स हमारे पास इंडिपेंडेंट हों या फिर डिपेंडेंट हों, तब हम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कीवर्ड है वो आप लोगों को नज़र आ जाएगा एंड का, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि इवेंट ए जो होता है वो पहले हो जाता है, फिर उसके बाद इवेंट बी अकर्स होता है। इस तरह की सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट्स के अंदर, ठीक है। सो अगर कोई इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इवेंट ए के होने से इवेंट बी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो हम कहते हैं इवेंट ए और इवेंट बी जो हैं वो आपके पास क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम्स के हवाले से अगर आप देखें कि किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कब आपके पास इवेंट डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपको मिल जाती है क्वेश्चंस के अंदर, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इवेंट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर आपको टेबल गिवन होता है तो समझ लें कि वो जो होता है टेबल इंडिपेंडेंट, आपके पास जो होते हैं इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। या 2 स्टेप्स के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसके अंदर जो कीवर्ड है वो बेसिकली है विदाउट रिप्लेसमेंट। ज़ाहिर है जब अगर आप एक इवेंट होता है और फॉर एग्जांपल कार्ड का एक्सपेरिमेंट ले लें या बॉल का एक्सपेरिमेंट ले लें, जिसके अंदर आप एक बॉल निकाल लेते हैं, सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और उसको वापस से बैग के अंदर पुट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब जो सेकंड बॉल निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी तो चेंज हो गई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड बॉल की यानी बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और अगर आप वापस से रिप्लेस कर देते हैं उसको, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले जैसी ही हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इवेंट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे अगर रिप्लेसमेंट के साथ होगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो इवेंट है वो क्या है, डिपेंडेंट है। इसी तरह वन इवेंट अफेक्ट द अदर आउटकम्स ऑफ द नेक्स्ट, जैसे कि पिछले एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया, ठीक है। सो इवेंट्स इंडिपेंडेंट कब होते हैं? मोस्टली जब कॉइन फ्लिप हो, डाइस रोल हो, कार्ड और बॉल ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट। अगर आप रिप्लेस कर देते हैं, जैसे आपने एक कार्ड निकाला, उसको देख के वापस से आपने उसी में डेक ऑफ कार्ड्स में रख दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो गई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट्स होते हैं इस तरह के इवेंट। आगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। A bag contain 5 red, 7 black balls, ठीक है। A ball is drawn at random from the bag, the color is noted। देखें इस केस के अंदर आपने एक बॉल निकाली है, उसका कलर नोट किया है, एंड द बॉल इज रिप्लेस्ड, ठीक है। द सेकेंड बॉल इज देन ड्रॉन, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द
फर्स्ट बॉल इज रेड एंड आपके पास कीवर्ड है द सेकंड इज ब्लैक, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास रेड की प्रोबेबिलिटी और ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके अंदर एक कीवर्ड आपको एंड नज़र आ गया, ठीक है। इससे भी आप पहचान सकते हैं। दूसरा ये कि एक के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, सही है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने रेड एक बॉल निकाली है, उसका कलर चूज़ किया और वापस से उसको बैग के अंदर पुट कर दिया है, वापसी प्लेस कर दिया है। तो अब देखें जितनी भी प्रोबेबिलिटी जो पहले थी अब वापस से वैसी ही हो गई है। अगर इस केस के अंदर अगर आप बैग होता तो उसमें से एक बॉल निकाल लेते और वापस से उसको बैग के अंदर प्लेस नहीं करते तो फिर प्रोबेबिलिटी जो बाकी जो बॉल हैं उनकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो चुकी होती। तो उसका मतलब फिर वो जो इवेंट हो जाता वो डिपेंडेंट हो जाता। बट इस केस के अंदर क्योंकि आपने बॉल वापस से बैग के अंदर रख दी है, ठीक है, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट का केस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो हम निकाल लेते हैं इवेंट ए 5 है, ठीक है। इवेंट बी कितनी बॉल्स हैं आपके पास 7 है, तो इसमें से आपने एक बॉल ही निकालनी है। अगर एक से ज़्यादा बॉल निकालनी होती तो फिर आपको कम्बिनेशन लगाना पड़ता, बट एक ही बॉल है तो इस तरह से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ही लिख लिए हैं, ठीक है। सो एंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगी, सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस लिखा करें 5 + 7 आपके पास हो जाएगी 12 बॉल्स, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सो आपने इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली, जो चाहिए 35/144, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में देखते हैं, ओके। A dice is thrown 2 times. Find the probability of getting a 4 on a first throw and an odd number on a second throw. So again आप लिख लें let A be the event, ये आपके पास S है। So NS आपके पास हो जाएगा 36 और इवेंट A है। इवेंट ए के अंदर लेट ए बी द इवेंट गेटिंग अ 4 ऑन अ फर्स्ट थ्रो। तो 4 कब कब आ सकता है फर्स्ट थ्रो के ऊपर, देखिए यहाँ आ सकता है, यहाँ 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 और यहाँ। सो लिख लेते हैं 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6। मैंने सारे इवेंट्स लिख लिए हैं जिसके अंदर फर्स्ट थ्रो के ऊपर 4 आया है, ठीक है। इवेंट बी क्या है, ऑड नंबर ऑन अ सेकंड थ्रो। तो ऑड नंबर सेकंड थ्रो का मतलब ये हो गया कि आपके पास ये वाली पूरी, फिर ये और फिर ये, ठीक है। सो लिखने की ज़रूरत है इसे, चलें लिख लेते हैं इवेंट बी। इवेंट बी में आपके पास हो जाएगा 1,1 1 3,1 4,1 5,1 6,1 3,1, ओके। ये हो जाएगा आपके पास 1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3। इसी तरह आपके पास हो जाएगा 1,5 2,5 3,5 4,5
6,5 1 2 3 4 5,5 और 6,5। देखा, इवेंट बी के अंदर आप देखें सेकेंड थ्रो के ऊपर आपके पास क्या है, ऑड नंबर है। सो एन ए आपके पास हो जाएगा 6 और एन बी आपके पास हो जाएगा 6 6 18। So guys, probability of A intersection B, probability of A into probability of B, which is equals to probability of a favorable outcomes divided by total outcomes और favorable outcomes divided by total outcome। यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1/2 हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा, तो ये आपके पास 1/12 आंसर आ गया इसका। The probability that A will be alive 30 years is 0.4. The probability that B will be alive in 30 years 0.8. ठीक है guys? So what is the probability that both will alive 30 years, both of them will die, A will alive, B dead? So guys, आसान है, इसके अंदर हम वही प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। अगर आपको होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइफ अलाइव जो कि 0.4, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी अगर ए लाइव की है तो प्रोबेबिलिटी ए डेड की कितनी हो जाएगी, 0.6। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलाइव कितनी हो जाएगी, 0.8। और प्रोबेबिलिटी बी डेड जो हो जाएगी वो आपके पास 0.2। सिंपल। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना होने की प्रोबेबिलिटी किस तरह से होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो अगर किसी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है तो उसके जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। इसी तरह अगर किसी के जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है तो उसके जिंदा ना रहने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है। सो पार्ट ए कर लेते हैं। बोथ विल अलाइव, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइव, इसको एंड लिख लें या फिर इसको इंटरसेक्शन लिख लें, एंड बी। अगर सिर्फ इवेंट बी कहा होता तो फिर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हमें शॉर्ट करके लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम कह देते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम कह देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 0.4 और 0.8, so 0.32। सो पार्ट 2 देख लेते हैं। बोथ विल डाई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम इंटरसेक्शन ऑफ बी प्राइम, so probability of a into probability of b prime, probability of 0.6 into 0.2, डिफरेंट जो कि आपके पास 0.12। इसी तरह थर्ड पर आ जाते हैं। ए विल अलाइव, इसके लिए मैं ए लिखूंगा, एंड बी विल डाई, बी प्राइम लिख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.4
और 0.2 सही है। सो इसका आंसर 0.08। तो स्टूडेंट्स डिपेंडेंट इवेंट देख चुके हैं, सही है। क्या होते हैं, अगर ए और बी दो इवेंट्स हैं, अगर ए अकर्स होता है फर्स्टली, बी अकर्स होता है सेकेंडली, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकेंड इवेंट बी चेंज ड्यू टू द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट इवेंट ए, देन दीज इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। तो इस किस्म के जो इवेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट्स कहलाते हैं। ए और बी अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है, ठीक है। So probability of A intersection probability of B probability of A into probability of B given A. So most important word B, probability of B given A. So ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। और इस साइन को आप कहते हैं गिवन, ठीक है। और इस तरह से भी आप इसको बी गिवन ए, तो अगर ये लिखा हुआ है आपके पास तो आप कहेंगे ए गिवन बी, ए बी। सो इस तरह से ये आपके पास हो गया कीवर्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये ए गिवन बी जो पी ए ही होता है, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही होता है, ठीक है। सो कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपके पास, बी गिवन ए या फिर ए गिवन बी, जिसकी वजह से आपकी सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। उसको फिर इस तरीके से लिखा जाता है। उसका फार्मूला क्या होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, ये फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो समझ लें इसकी ए की वजह से डिस्टर्ब हो रहा था तो ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ऊपर जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा वो लिखा जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले कंडीशन प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिपेंडेंट इवेंट के भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। सो कंडीशन प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, ओके। इसमें देखें, Swami took two tests, the probability of her passing both test, ठीक है guys। यहाँ पर आपके पास आ गया both test is 0.6। both टेस्ट को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, let A be the first test, let B be the second test। so probability of A intersection okay B 0.6 हो गए, ठीक है। the probability of her passing the first test is 0.8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, जो अगर उसका फर्स्ट टेस्ट पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड टेस्ट गिवन दैट शी हैज पास द फर्स्ट टेस्ट। अगर उसका फर्स्ट टेस्ट पास हो गया है तो सेकंड जो आपके पास टेस्ट है उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट सिंपल, आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ओके। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड टेस्ट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख लें या बी इंटरसेक्शन ए लिख लें, नो प्रॉब्लम। और एंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सिंपल। तो क्या हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8। मैं इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आप लोगों के पास आंसर आ जाए। एक मिनट में करके आप लोगों को बताता हूँ। ओके मेरे पास ये 0.6
75 आ रहा है, आप लोग भी काइंडली इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन देखें आपके पास क्लियरली ये वर्ड है, सही है, गिवन दैट। सो दिस इज द फर्स्ट टेस्ट। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लें, टेस्ट 1 कह दें, इसको टेस्ट 2 कह देते हैं, ये 0.6 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी 0.8 हो गई है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द सेकंड टेस्ट गिवन दैट फर्स्ट टेस्ट जो है उसका पास हो चुका है। कंडीशन आ गई ना कि एक टेस्ट पास हो चुका है, एक चीज़ हो चुकी है, तो बताएं सेकंड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 प्रोबेबिलिटी ऑफ T1। ओके फाइन। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप इस तरीके से करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। इसका मतलब ये हुआ एक के बाद यानी दूसरा कार्ड आपने निकाला है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। देखें यहाँ पे आपके पास क्लियरली उन्होंने बता दिया कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का वजह से जब आप फर्स्ट कार्ड निकालेंगे तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी तो डिस्टर्ब हो ही जाएगी, ठीक है, बट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेयर्ड। So let A be the event getting a spared card, let B be the event getting a spared card, ठीक है। probability of A फर्स्ट कार्ड, इसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि भाई let जो A जो है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, तो ज़रूरत नहीं है लिखने की, बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी आपके पास, डेफिनेटली स्प्रेड 13 होते हैं, क्लब 13 होते हैं और डायमंड 13 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से चारों डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है। सो 13 52, क्योंकि आपके पास एन एस जो है आपके पास वो आपके पास 52 है, और इसी तरह एन ए जो है आपके पास वो 13 है, ठीक है। स्पेड कार्ड भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13, डायमंड भी 13, क्लब भी 13। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। इसी तरह लेट कर लिया था मैंने बी सेकेंड अटैम्प्ट, सो गाइस सेकंड अटैम्प्ट के अंदर जब अगर ये बी है तो एन बी क्या होगा मेरे पास, बी मेरे पास 12 होगा, ठीक है। क्यों 12 होगा, क्योंकि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट यानी जो आपने कार्ड निकाला है उसे वापस आपने रखा ही नहीं है। तो अगर वो स्पेयर्ड था कार्ड तो उसमें से एक जाहिर माइनस हो गया क्योंकि अब आपने वापस नहीं रखा, तो बी की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास हो जाएगी 12/52, ठीक है। ओके, इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ये लिखा जाएगा प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, ठीक है। एक ही वजह से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 12/52 आ रही है क्योंकि वो जो एक कार्ड जो था वो आपने वापस रिप्लेस नहीं किया था। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है विच इज इक्वल टू 13/52 इंटू 12/52 विच इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट कीजिएगा इसको, ये 1/17। ओके, a box contain 8 tickets bearing the number। तो हमारे पास जो S है वो है 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है। सो एन एस आपके पास हो जाएगा 8
उसने बता भी दिया है, काउंट भी कर लें, 8 ही है। 1 टिकट इज ड्रॉन एंड कीप्ट असाइड, साइड पे रख दिया आप लोगों ने एक टिकट, ठीक है। देन सेकंड टिकट इज ड्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द फोर्थ टिकट शोन इवन नंबर। अगेन आप लिख लें, इवेंट ए जो है आपके पास वो इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर जो हो सकते हैं 2 4 6 8 10। सही, जो आपके आप फर्स्ट ड्रॉ के ऊपर आपने किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास है 5। ऐसे ही बी जो इवेंट होगा उसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई इवेंट नंबर जो है, इवेंट टिकट जो है वो गायब होगा, क्योंकि आपने उसको उठा के साइड पे रख दिया है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक इवेंट नंबर में कम कर देता हूँ, 2 कम कर देता हूँ, 4 6, कोई भी हो सकता है, 4 6 10, मैंने 2 कम कर दिया। सो फिर समझाने के लिए तो बी या फिर बस 4 हो गया, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हो गया बी गिवन ए, लिख देते हैं इसको। तो ताकि आप लोगों को याद रहे कि ए की वजह से बी ये बनाए, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 इंटू 4/8। सॉरी, जब आपके पास एक कार्ड कम हो गया है तो डेफिनेटली ये आपके पास हो जाएगी 4/7। सेम मिस्टेक मेरे ख्याल से मैं ऊपर भी कर चुका हूँ जी। यहाँ पर जब एक कार्ड मेरे पास कम हो गया है, ठीक है, क्योंकि वो एक साइड पर लग गया है, तो प्रोबेबिलिटी तो चेंज हो चुकी है मेरी, तो ये आपके पास आएगा। प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, 51, ठीक है गाइस, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया था, विदाउट रिप्लेसमेंट था। 52 कार्ड से एक कार्ड में से कम हो गया तो आपके पास क्या हो गया, 51 हो गया। डेफिनेटली जब ऊपर से कम हुआ तो डेफिनेटली नीचे से भी कम होगा ना। अगर इवेंट से कम हो रहा है तो सैंपल स्पेस से भी कम होगा वो। इसी तरह अगर मैंने ये कार्ड रख लिया है, एक टिकट अगर मैंने साइड पे रख लिया तो सैंपल स्पेस में से भी वो जो है कार्ड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 4/7। तो गाइस ये आपके पास आ जाएगा 5/14। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेबल वाला क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बताया था कि अगर टेबल क्वेश्चंस होते हैं तो वो ज़्यादातर डिपेंडेंट ही होते हैं। इवेंट्स क्या होते हैं उसके अंदर, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है। आपको टेबल दे दिया है मेल फीमेल एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का, ठीक है। और टोटल्स अगर नहीं गिवन है तो वो आप खुद भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। इफ़ अ पर्सन इज चूजन एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन इज मेल एम्प्लॉयड पर्सन, मेल एंड एम्प्लॉयड पर्सन, मेल और एम्प्लॉयड पर्सन और एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है। और what is the probability that a person is female given that person is unemployed? What is the probability that a person is unemployed given that the person is male? ओके, वन बाय वन करते हैं। इसमें यह कि आपका जो पिछली प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी है वो रिवाइज भी हो जाएगी। गाइस स्टार्ट करते हैं मेल का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल आपके पास क्या हो जाएगी, नेम डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो टोटल आपके पास है 900 और मेल जो है आपके पास 500। तो दिस इज 500 डिवाइडेड बाय 900। सिंपल है गाइस। तो एम्प्लॉयड पर्सन, सो इसको मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ
E which is equals to सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगी आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है एम्प्लॉयड पर्सन, ये एम्प्लॉयड की जो तादाद है वो 600 है और टोटल आपके पास 900 है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन भी इसकी आसान है। तो ये 5/9, तो ये कितना हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास 6/9, जो कि आपके पास आप लिख सकते हैं इसे 2/3 बिलो एम्प्लॉयड एंड मेल। तो ये आपने करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो मेल भी हो और वो एम्प्लॉयड भी हो। सो ये आपके पास हो जाएगा n और एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय n s। ठीक है, सो मेल भी हो और एम्प्लॉयड भी हो, मेल और मतलब आपके पास 460 और टोटल जो है आपके पास 900। तो इसको आप कैलकुलेट करते हैं, ये आपके पास हो गया 45। ठीक है, ओके। मेल और एम्प्लॉयड पर्सन, मेल और एम्प्लॉयड पर्सन, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल और एम्प्लॉयड पर्सन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयड। अब देखते हैं मेल और एम्प्लॉयड के अंदर कुछ कॉमन है जी, मेल भी होगा और एम्प्लॉयड भी होगा, कुछ ना कुछ कॉमन है। तो इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, सो जब इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल हम निकाल चुके हैं 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयड निकाल चुके हैं प्लस 2/3 और माइनस 23/45। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल एंड एम्प्लॉयड भी हम निकाल चुके हैं। तो वैसे ये आपके पास हो जाएगा 32/45। ठीक है, so what is the probability that a person is female given that a person is unemployed? तो गाइस आप लोगों ने कीवर्ड देख लिया होगा, ठीक है, और इसमें भी आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा। So what is the probability that a person is female given that a person is unemployed? अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है, यानी अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो उसके फीमेल होने के चांसेस कितने? सेकंड के अंदर अगर पर्सन कोई मेल है इस क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस कितने हैं? ये यानी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी कंडीशन आपको गिवन है। जिस तरह से आपको कहा गया कि अगर पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो फीमेल होने के चांसेस कितने हैं, इसी तरह सेकंड के अंदर कहा गया अगर पर्सन मेल है तो उस अनएम्प्लॉयड होने के चांसेस कितने। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। सो करते हैं प्रोबेबिलिटी of female given that unemployed। यू से मैं अनएम्प्लॉयड लिख लेता हूँ। लेट एफ बी द इवेंट ऑफ अ पर्सन फीमेल और लेट यू बी द इवेंट ऑफ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। वैसे हो क्या जाएगा ये प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन यू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यू। ऐसे सो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम टोटल आउटकम। इसी तरह फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। तो एन एस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड आउट कर लें, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से फाइंड आउट कर लें, दोनों को डिवाइड कर लें।
या फिर पहले फार्मूला लिख लिया। फार्मूले में हमेशा डिनोमिनेटर जो होते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी में कैंसिल हो जाते हैं, सही, क्योंकि जो इसका टोटल आउटकम है वही जो इसका टोटल आउटकम है वही इसका टोटल आउटकम है, तो कैंसिल हो जाते हैं। इस तरह से कर लें तो आपके पास जो आ गया एन इंटरसेक्शन यू डेट एन यू। सो जैसा मुझे क्या करना है, नंबर से लिखना है, फीमेल भी हो और अनएम्प्लॉयड भी हो, चाहते हैं फीमेल भी हो और अनएम्प्लॉयड भी हो। सो दिस इज 6। सो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, एंड एफ इंटरसेक्शन यू जो है वो है 260। इसी तरह एन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है यू वो देख लेते हैं वो कितनी। सो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली 300। सो दिस इज इक्वल्स टू 300। फॉर्मूले में अगर हम पुट कर दें तो 260 डिवाइडेड बाय 300। सो ये आपके पास आ जाएगा 13/15। ओके, तो अब आ जाते हैं पार्ट 6 के ऊपर। पार्ट 6 क्या था आपके पास, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन इज अनएम्प्लॉयड गिवन दैट अ पर्सन इज मेल। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर पर्सन मेल हो। तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन अनएम्प्लॉयड लिख लें या अनएम्प्लॉयड इंटरसेक्शन मेल लिख लें, एक ही बात है। तो फार्मूला अगर इसका मैं ओपन करता हूँ, फार्मूला ओपन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम डिवाइडेड बाय फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सर टोटल आउटकम कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, सो डेटा में देखते हैं मेल भी हो और वो अनएम्प्लॉयड भी हो, मेल भी हो और वो अनएम्प्लॉयड भी हो, तो आपके पास आ रहा है 40। तो नंबर ऑफ मेल भी हो और अनएम्प्लॉयड भी हो तो वो आपके पास है 40। ठीक है, और मेल मेल कितने हैं, मेल हैं आपके पास 500। सो गाइस ये क्या हो जाएगा आपके पास 40/500 जो कि आपके पास आ गया 2/25। इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूँ उनकी भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों की कोई क्यूरीज हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।